नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति आईएएस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने 3 देश की यात्रा का अंतिम दौर आप कह सकते हैं वो संपन्न करने के लिए न्यूजीलैंड पहुंच गए। और न्यूजीलैंड में कई तरह के समझौते किए गए हैं, जिसके अंतर्गत कहा गया है कि खास करके जो इंडो पैसिफिक रीजन है, जिस क्षेत्र में चीन का प्रभाव लगातार बढ़ता जा रहा है, अब भारत न्यूजीलैंड के साथ साझेदारी करके कोशिश करेगा कि चीन को वहां पर चुनौती दे सके, चीन के प्रभुत्व को कम किया जा सके। इन तमाम चीजों के लिए क्या क्या समझौता हुआ है और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और न्यूजीलैंड के जो प्रधानमंत्री है क्रिस्टोफर लक्सन, उनके बीच क्या क्या बातें हुई है, विस्तार से हम उन चीजों को समझने की कोशिश करेंगे और किस तरह से इंडो पैसिफिक रीजन का लगातार महत्व बढ़ता जा रहा है और दोनों देश मिलकर के इस क्षेत्र में चीन की चुनौती का किस तरह से सामना करने वाले हैं, इसको समझने वाले हैं। लंबे समय बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री का न्यूजीलैंड में दौरा हुआ है। इससे पहले जैसा कि हम सब जानते हैं कि भारत के प्रधानमंत्री इंडोनेशिया विजिट पर गए थे और इंडोनेशिया में कई तरह के महत्वपूर्ण घटनाक्रम हमने देखने को मिला। और खास करके इंडोनेशिया भी उन देशों में शामिल है जिस एरिया से चीन का महत्व जो खास करके इंडियन ओशियन में देखने को मिलता है वो बढ़ता जा रहा है, क्योंकि यहां पर देखेंगे जो इंडोनेशिया की अवस्थिति है, लोकेशन है, वहीं से होकर के गुजरता है स्ट्रेट ऑफ मलक्का। और इसी एरिया से चीन कहीं ना कहीं इस एरिया में जो इंडियन ओशियन है इधर गुजरता है। और जिस तरह से बे ऑफ बंगाल में चूंकि बांग्लादेश तक चीन की पहुंच होती जा रही है, श्रीलंका के हमन टोटा में उसका बेस है, इसके अलावा देखेंगे पाकिस्तान के ग्वादर में है। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो ये इस एरिया पर चीन का महत्व बढ़ता जा रहा है। पहले देखा जाता था कि चीन जो है कभी कभी इसके जहाज गुजरते थे, लेकिन कई बार निगरानी जहाज भी इस एरिया में भारत ने पकड़ा है। तो कुल मिलाकर के आप देखेंगे भारत के लिए भी ये चैलेंज है कि वो अपने लंबे प्रायद्वीपीय सीमा को सुरक्षित रख सके और चीन का सामना कर सके। तो अगर भारत ये चाहता है तो उसको चाहे इंडोनेशिया हो, ऑस्ट्रेलिया हो, या फिर आप कह सकते हैं कि न्यूजीलैंड जैसे देश हो जो इंडो पैसिफिक में महत्वपूर्ण साझेदार है, उसके साथ कहीं ना कहीं भारत को तालमेल बिठा करके चलना पड़ेगा। और इस बार 3 देशों की ये जो यात्रा है प्रधानमंत्री मोदी की, जिसमें इंडोनेशिया, उसके बाद मेलबोर्न वो पहुंचे, खास करके जिसमें ऑस्ट्रेलिया की बात की जाएगी क्योंकि वहां पर कई तरह के डील ऑस्ट्रेलिया में भी होता हुआ दिखा, और उसके बाद वो फाइनली न्यूजीलैंड पहुंचे हैं जहां पर कई तरह का समझौता हुआ और खास करके चीन को काउंटर करने के लिए कई तरह की बातें की गई और इंडियन पैसिफिक ओशन में किस तरह से संतुलन बना करके रखा जाए इस पर बातें हुई। और इसीलिए कहा जा रहा है कि समय के साथ जो है भारत एक तरह से पावर का बैलेंस कर रहा है, मतलब संतुलन करता हुआ नजर आ रहा है और चीन के साथ अपनी स्थिति को एक नए सिरे से देखता हुआ भी वो नजर आ रहा है। अब देखिए जरा इस मैप को गौर कीजिए, ये चीन का पूरा बेस है, यानी कि कुल मिलाकर के देखेंगे तो इंडियन ओशियन में कहां तक चीन पहुंचा हुआ है, किस किस कंट्री में जाकर के वो बेस तैयार करके अपना रखा है, इस बात को ये दिखाता है। जिसमें से अगर आप देखेंगे स्टेट ऑफ मलक्का से गुजरने के बाद यहाँ पर म्यांमार में देखेंगे उसका बेस है। इसके अलावा बे ऑफ बंगाल में जो चटगांव पड़ता है पोर्ट, वहां पर श्रीलंका के हम्बन टोटा में मालदीव तक उसकी पहुंच है। इसके अलावा हम जानते हैं पाकिस्तान में ग्वादर पोर्ट जो सी पैक प्रोजेक्ट का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, क्योंकि यहीं से अरेबियन सी से सारा चीज यहाँ पर जाने वाला है और इसके माध्यम से सीधे वह जो है चाइना तक उसके प्रोडक्ट पहुंचेंगे। तो कुल मिलाकर के ग्वादर एक बहुत महत्वपूर्ण था। भारत ने ग्वादर को काउंटर करने के लिए ईरान में चाबहार पोर्ट के निर्माण पर जोर दिया, लेकिन अमेरिका के प्रतिबंध की वजह से वह सफल होता हुआ नहीं दिख रहा है। इसके अलावा कई ऐसे अफ्रीकी देश हैं जहां पर जो जिबूटी, केन्या वगैरह है, वहां पर भी चीन अपना बेस तैयार करके रखा है। तो कुल मिलाकर के देखेंगे इंडियन ओशियन में चीन का महत्व पिछले कुछ समय में काफी बढ़ा है और निश्चित तौर पर भारत को इस पर नजर देनी चाहिए, जैसा कि भारत की सरकार करते हुए दिख भी रही है। कुछ बिंदु यहां पर समझते हैं न्यूजीलैंड के साथ। जैसा कि हम सब जानते हैं कि भारत ने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी कर रखा है और उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी की ये वहां पर पहली यात्रा है और
कोशिश की जा रही है कि उसी जो समझौता है उसको अब धरातल पर उतारा जाए और इंडो पैसिफिक क्षेत्र में और अधिक कह सकते हैं कि सहयोग को बढ़ाया जाए। चूंकि न्यूजीलैंड की बात करेंगे तो एक समुद्री राष्ट्र है और भारत का हम देखेंगे तो पूरा एक प्रायद्वीपीय हिस्सा जो इंडियन ओशियन से, वे ऑफ बंगाल से और अरेबियन सी से जुड़ता है, वो समुद्र से साझा करता है। तो दोनों देश का कहीं न कहीं चिंता एक जैसा है। अगर न्यूजीलैंड की बात करें तो वहां पे भी आपको देखने को मिलेगा कि चीन का प्रतिनिधित्व, जो चीन का प्रभुत्व है, वो लगातार बढ़ता जा रहा है उस क्षेत्र में। तो कुल मिलाकर के इंडो पैसिफिक एरिया में शांति, स्थिरता और समृद्धि चाहिए तो दोनों को साझा मिलकर के काम करना पड़ेगा। और दोनों देशों ने कुछ क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर सहमति जताई भी है, जिसके अंतर्गत कहा गया है कि समुद्री सुरक्षा को लेकर के काम करेंगे। नियम आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था, यानी कि चीन के लिए कहा जाता है कि अपनी विस्तारवादी नीति के लिए जाना जाता है और अंतर्राष्ट्रीय नियम कानून जो है उसको नहीं मानता है। तो कुल मिलाकर के भारत जिन देशों के साथ भी बात करता है वो कहता है रूल बेस्ड इंटरनेशनल बॉर्डर होने चाहिए। कुल मिलाकर के ऐसा कह करके भारत चीन पर एक तरह से दबाव डालने की कोशिश करता है और बाकी देश भी भारत के साथ अब धीरे धीरे इस बात में सहमति दर्ज करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि बाकी देशों को भी चीन से अब परेशानी होने लगी है और इसलिए सुरक्षित और मुक्त इंडो पैसिफिक एरिया को लेकर के बात की जा रही है। इसके अलावा दोनों देश जो है लंबी समुद्री सीमा को साझा करते हैं, तो जाहिर सी बात है डिजास्टर भी आएगा, सुनामी भी आएंगे। तो किस तरह से आपदा का प्रबंधन किया जाए, यह भी गुण या आप कह सकते हैं तकनीक ये साझा किया जा रहा है। समुद्री संसाधनों का कैसे सतत उपयोग किया जाए और कैसे इस पूरे एरिया में सक्रियता बढ़ाई जाए दोनों देशों को लेकर के, ये सारे चीज यहां पर बात किया गया है। व्यापार और आर्थिक साझेदारी को बढ़ावा देने की भी बात की गई है, जिसमें द्विपक्षीय व्यापार लगभग कहा गया है 2.25 अरब अमेरिकी डॉलर का अब हो गया है भारत और न्यूजीलैंड के बीच में। और यहां पर हाल ही में जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है उसके बाद अगर चीजों को देखा जाए तो चूंकि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट एफटीए हो गया है, तो बहुत सारे जो वस्तुएं हैं उस पर टैरिफ या तो कम कर दिया गया है या पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया है। और दोनों देशों ने यह टारगेट रखा है कि 2030 तक वस्तु और सेवाओं के व्यापार को दोगुना कर दिया जाए। दोनों देश इस बार बहुत सारे समझौते इसी दिशा में करते हुए नजर भी आए हैं। भारत के जो निर्यातक हैं उनको न्यूजीलैंड के बाजार में किस तरह से बेहतर अवसर मिल सकता है, इस संभावना को भी टटोला गया है। और न्यूजीलैंड की कंपनियां भारत में किस तरह से निवेश कर सकती है, उनके लिए क्या बेहतर अवसर निवेश का भारत में हो सकता है, इस संभावनाओं पर भी विस्तार से चर्चा की गई है। कहा गया कि भारत में 20 अरब अमेरिकी डॉलर का निवेश होगा, जो कि एफटीए के अंतर्गत हुआ है। अगले 15 वर्षों में न्यूजीलैंड भारत में लगभग 20 अरब अमेरिकी डॉलर का निवेश करेगा और निश्चित तौर पर अगर निवेश करता है तो भारत में बड़े स्तर पर रोजगार उत्पन्न होंगे, बेरोजगारी खत्म होगा और इसके साथ आप कह सकते हैं कि भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर भी बेहतर होता हुआ नजर आएगा। ये पूरा जो निवेश करने की बात अगले 15 वर्षों में 20 अरब अमेरिकी डॉलर का है, यह निवेश विनिर्माण, कृषि, खाद्य प्रसंस्करण, शिक्षा, प्रौद्योगिकी, हरित ऊर्जा और अवसंरचना यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्रों में किया जाएगा। कुल मिलाकर के कहा जाए तो भारत की आर्थिक वृद्धि और रोजगार सृजन को इससे काफी लाभ मिलने वाला है। भारतीय समुदाय की महत्वपूर्ण भूमिका की अगर चर्चा किया जाए तो कहा गया है कि न्यूजीलैंड में लगभग 3 लाख भारतीय मूल के लोग जो है वो रहते हैं, यानी कि इंडियन डायस्पोरा की बात की गई। इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी वहां जब गए तो उन्होंने वहां पर इंडियन डायस्पोरा से एक संवाद भी किया, जो काफी चर्चा का विषय भी रहा। भारतीय समुदाय वहां की राजनीति में, व्यापार में, उद्योग में, शिक्षा में, स्वास्थ्य में, सूचना प्रौद्योगिकी के जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्र में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रही है। और दोनों नेता मिलकर के इस बात को कोशिश भी कर रहे थे कि इसको सॉफ्ट पावर के रूप में डेवलप किया जाए। विभिन्न क्षेत्रों में जो समझौता हुआ है उसके अंतर्गत अगर बात किया जाए तो वो व्यापार और निवेश है। निश्चित तौर पर समुद्री सीमा साझा करते हैं तो समुद्री सहयोग भी है, शिक्षा है, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, कृषि, नवाचार, कौशल विकास और लोगों के बीच संपर्क यानी कि सॉफ्ट पावर को भी डेवलप करने की बात की जा रही है। जैसे शिक्षा का बात करेंगे, यहाँ पर भी सॉफ्ट पावर की बात इन तमाम चीजों से की जा रही है। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बात किया जाए ना, इंटरनेशनल रिलेशन में, तो सॉफ्ट पावर का अपने आप में सबसे महत्वपूर्ण योगदान होता है दो देशों के रिश्ते को अक्षुण्ण करने के लिए। भारत और न्यूजीलैंड संबंधों का महत्व समझिए, अगर भारत के नजरिए से देखते हैं तो जैसा कि हम लगातार चर्चा कर रहे हैं कि इंडो पैसिफिक एरिया में भारत चाहता है कि बेहतर स्ट्रेटेजी के साथ वो चीन को रोक सके और न्यूजीलैंड इसमें उसकी मदद कर सकता है।
चीन के बेहतर जो बढ़ते प्रभाव है उसके बीच विश्वसनीय पार्टनर उसको मिलेगा। कृषि और डेयरी के क्षेत्र में भारत लगातार चाहता है कि उसे सहयोग कर मिले दूसरे देशों से, तकनीक साझा हो, चूंकि आज भी 50% भारतीय आबादी गांव में निवास करती है और एग्रीकल्चर पर ही निर्भर है। तो कुल मिलाकर के क्षेत्र में हमें जहां तकनीक बेहतर है उससे मदद चाहिए। व्यापार और निवेश में वृद्धि होगा तो निश्चित तौर पर आधारभूत संरचना भारत का बेहतर होगा, रोजगार के अवसर बनेंगे और कुल मिलाकर के देखा जाए तो भारत की आर्थिक समृद्धि और आर्थिक विकास की अवधारणा को पुष्ट किया जा सकता है। भारतीय प्रवासी समुदाय के माध्यम से संबंध मजबूत करने की कोशिश की जा रही है। इंडियन डायस्पोरा भारत के लिए सॉफ्ट पावर का काम करता है। वहीं न्यूजीलैंड के लिए देखेंगे, दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था भारत है, एक बड़ा मार्केट साइज है इंडिया में और जो ये मार्केट साइज है इसके पास परचेजिंग पावर बहुत अच्छा है। भारत के लोगों के पास पैसा है, खरीदना चाहते हैं, मिडिल क्लास के लोग जो हैं उम्मीदों के साथ है, संभावनाओं के साथ है। तो निश्चित तौर पर दुनिया भर के देशों को यह बाजार आकर्षित कर रहा है। तो इस बाजार का लाभ न्यूजीलैंड को भी लेना चाहिए। तो निवेश करें, प्रौद्योगिकी में सहयोग करें और इंडो पैसिफिक में जो जो चिंता भारत की है ना, वही न्यूजीलैंड की भी है। न्यूजीलैंड को भी चीन से समस्या है, तो जाहिर सी बात है भारत जैसा पार्टनर उसको भी चाहिए। इंडो पैसिफिक के महत्व की अगर बात करेंगे तो हमने पहले भी कहा कि यह एरिया सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा आज की तारीख में बन चुका है, सामरिक दृष्टिकोण से भी और आर्थिक दृष्टिकोण से भी, क्योंकि वैश्विक समुद्री व्यापार का एक बड़ा हिस्सा इसी ओर से होकर के गुजरता है और विश्व की प्रमुख अर्थव्यवस्थाएं की बात किया जाए वह भी इसी क्षेत्र में स्थित है। ऊर्जा आपूर्ति के महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग यहां पर मौजूद हैं। क्षेत्रीय सुरक्षा और वैश्विक आपूर्ति जो श्रृंखला है यानी कि सप्लाई चेन है, इसके लिए भी इस क्षेत्र का अपने आप में विशेष महत्व होता है। इंडिया न्यूजीलैंड फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो लास्ट आप देखेंगे यहां पर 27 अप्रैल 2026 को साइन किया गया था, अब इसके प्रावधान को आगे बढ़ाया जा रहा है। यहां पर कुछ डेटा दिया गया है जिसके अंतर्गत बताया गया है कि इंडिया एक्सपोर्ट टू न्यूजीलैंड, इसके अंतर्गत कहा गया है कि 2015-16 में 308.04 ये यूएसडी मिलियन में बताया गया, ये बढ़ा है और बढ़कर के अगर 24-25 में देखा जाए तो 711.1 अमेरिकी डॉलर मिलियन में आप कह सकते हो गया है। वही इंडिया इंपोर्ट फ्रॉम न्यूजीलैंड की अगर चर्चा करेंगे तो वह 15-16 में 547.61 था, जिसमें वृद्धि देखा गया और बढ़कर के 587.13 हुआ है। कुल मिलाकर के कोशिश की जा रही है कि न्यूजीलैंड के साथ द्विपक्षीय व्यापार को और साझेदारी को धीरे धीरे और भी बढ़ाया जाए। जो यहाँ पर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है उसके बाद कई ऐसे प्रोडक्ट हैं, जो गुड्स की बात करेंगे, सर्विसेज तो हैं, ये तमाम तरह के ऐसे गुड्स हैं, चाहे वो एग्रीकल्चर के हो, मैरीन हो, टेक्सटाइल हो, इंजीनियरिंग हो, फुटवेयर हो, लेदर हो, स्पोर्ट्स हो, फार्मास्यूटिकल में इंडिया चाहता है कि वो दुनिया को लीड करता हुआ नजर आए। ज्वेलरी हो जाता है, प्लास्टिक के चीजें हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम है, केमिकल हैं, अलाइड प्रोडक्ट्स हैं, इन तमाम चीजों में भारत न्यूजीलैंड के साथ यहाँ पर संपर्क में है और संबंध बेहतर करके चाहता है कि दोनों देश इस क्षेत्र में मजबूत साझेदार बने और इंडो पैसिफिक रीजन में चीन के बढ़ते हुए प्रभुत्व को रोक सके। कुल मिलाकर के प्रधानमंत्री का यह जो दौरा न्यूजीलैंड का हुआ है, यह अपने आप में बेहद ऐतिहासिक दौरा इसीलिए माना जा रहा है। आप लोग इस विषय में क्या सोचते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 3 देश का जो भी दौरा हुआ है, इंडोनेशिया, इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया और फिर न्यूजीलैंड, ये पूरी कोशिश की गई है कि चीन को इंडो पैसिफिक रीजन में रोका जा सके। क्या ऐसा संभव हो सकता है? आपके जो भी विचार हैं कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।